हेलो स्टूडेंट, आशा हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास का 3rd चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3.4 तक कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने 2 मेथड किए थे, एक तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड या प्रतिस्थापन विधि और एक एलिमिनेशन या विलोपन विधि। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या वज्र गुणन विधि के बारे में बात करेंगे। हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, जैसे 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 2x + y = 5। दूसरी इक्वेशन है 3x + 2y = 8। तो पहले तो हमने इसको a1x + b1y + c1 की फॉर्म में लिख लिया, यानी इस इक्वेशन में जो ये 5 था ना, इसको इस साइड ले आए और इसमें 8 को इस साइड ले आए। अब जैसे 3.2 में हमने ये पॉइंट निकाले थे जो इसके कोफिशिएंट है x और y के a1, b1, c1। सेकंड इक्वेशन के a2, b2, c2। या दोबारा से हम बात करें, पहली इक्वेशन में जो x के मल्टीप्लाई में है वो है a1, y के मल्टीप्लाई में है वो b1 और जो ये नंबर है इसको बोलेंगे हम c1। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन में a2, b2 और c2 निकाल लिया। अब इसने बोला है भी जो लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल है तो इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो यूनिक सॉल्यूशन या अद्वितीय हल कब होगा, तो हमने इसको कंपेयर किया है a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से। तो ये इनकी वैल्यू पुट करके हमने पता कर लिया भी ये नॉट इक्वल a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। तो द गिवन लीनियर इक्वेशन इज यूनिक सॉल्यूशन, या दी गई रैखिक समीकरण का एक अद्वितीय हल है। अब वज्र गुणन विधि के बारे में बात करेंगे। ये हमने एक नंबर लिया है 23/12 बोलेंगे इसको। अब 23/12 का मतलब क्या है, 2 का मतलब पहली इक्वेशन का सेकंड कोफिशिएंट, दूसरा, तीसरा ये हो गया, पहला ये हो गया और दूसरा फिर उसी प्रकार ये। यहाँ x, ये y और ये 1। इस मेथड में ये लगभग सभी क्वेश्चन में कॉमन है। अब आगे दूसरा नंबर कौन सा, देखो इसमें कोफिशिएंट दूसरा 1, उसके बाद तीसरा -5, उसके बाद पहला 2, उसके बाद 1। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन के 2, -8, 3 और 2। अब आगे क्या करना है, सबसे पहले x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। -8 को 1 से कर लिया -8, फिर माइनस हमने लगाना है अपनी तरफ से, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। माइनस हमने लगा दिया और -5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -10। इसी प्रकार आगे चलेंगे। y अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करना उसी प्रकार, -5 को 3 से किया -15, फिर माइनस हमने खुद लगाया, उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई की -16 इज इक्वल। इसी प्रकार 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और -3। इसको सिंप्लीफाई या सोल्व करके हम यहाँ तक पहुँच गए, x/2 इज इक्वल y/1 इज इक्वल टू 1। यानी x और y इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल है ना, तो x/2 इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया और y/1 इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू 2। तो इस मेथड से हम इस प्रकार से इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी दोनों मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड भी हमें करना है। अब हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें 2 इक्वेशन दी है, इसमें a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये दोनों इक्वेशन गिवन है, इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इसको हमने a1x + b1y + c1 की फॉर्म में उसी प्रकार लिख लिया। ये प्लस का था, कंप्लीट टर्म इस साइड आगे माइनस की होगी, ठीक है। a1, b1 और c1। इसी प्रकार a2,
B2 और C2 की वैल्यू निकाल ली। अब गिवन क्या है, भी जो लीनियर इक्वेशन है ना वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कब होंगे, हमने 3.2 में पढ़ा था भी A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 अगर तीनों इक्वल हैं तो वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यानी ये तीनों इक्वल हैं, गिवन है ये। तो हमने A1, B1, C1 इसी प्रकार A2, B2 और C2 की वैल्यू पुट कर दी। अब ये इक्वल हैं तो सबसे पहले हमने ये दोनों ले लिए, इन दोनों का रेशियो इक्वल रख लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। ये इक्वेशन बन गई हमारी सोल्व करने के बाद -a + 5b = 0। इसी प्रकार उसके बाद ये आगे वाले दोनों ले लिए 3/a + b और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 9a + 3b - 6 7a + 7b। इस इक्वेशन को सोल्व कर लिया तो हमारे पास इक्वेशन आती है a - 2b = 3। इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। हम एलिमिनेशन मेथड करके आए थे तो हमने a और b की वैल्यू निकालनी इसमें, तो उसी मेथड से निकाल रहे हैं हम। तो इक्वेशन 1 और 2 कंपेयर करेंगे, ये वेरिएबल दोनों बराबर हैं। अब x y की जगह इसमें a b वेरिएबल हो गया, ये प्लस और ये माइनस। तो जब ऑपोजिट साइन हो और टर्म सेम है तो हम ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए, ये 3b और ये 3। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो एक की वैल्यू निकालने के बाद उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो b बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो b का मान इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो a और b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, a की 5 और b की 1। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिदिन भोजन कितने दिन भोजन किया है। तो इसने बोला है भी एक तो नियत भाग और एक होता है प्रतिदिन। नियत का मतलब फिक्स है, जैसे हम किसी डिस्टेंस की अगर बात करें भाई ये तो फिक्स चार्ज है, भाई 5 रुपये फिक्स है, बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। तो फिक्स को हमने क्या मान लिया, माना भोजन का नियत व्यय x रुपये, ये तो फिक्स है, बाकी आप डेली के हिसाब से जो भी काम करोगे या भोजन करोगे उसके हिसाब से चार्ज लगेगा। ये एक तरह से सिक्योरिटी होगी हमारी। तो भोजन का नियत व्यय कितना हो गया x, प्रतिदिन भोजन का व्यय मान लिया y। अब ये बोलता है भी जो a है ना उसने 20 दिन भोजन कर लिया और 1000 रुपये दिए, तो x रुपये तो फिक्स है, तो 20 दिन भोजन किया, 20 दिन का भोजन का खर्च कितना हो गया 20y। एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y और ये फिक्स है। तो ये टोटल कितना दिया उसने 1000। तो ये हमने इस प्रकार से एक इक्वेशन बना ली। उसी प्रकार दूसरी कंडीशन में दिया इसने कि जो b है ना, b ने 26 दिन भोजन कर लिया और 1180 रुपये दिए उसने, तो फिक्स चार्ज तो है ही x रुपये। तो 26 दिन का भोजन का कितना खर्च हो गया 26y। तो टोटल कितना दिया उसने 1180। तो ये दोनों इक्वेशन होगी। अब इसने बोला है अभी किसी भी मेथड से करो, तो हम इस एक्सरसाइज में वज्र गुणन विधि कर रहे हैं तो उसी से सोल्व कर लेंगे। अगर आप को सूटेबल लगे तो इसको एलिमिनेशन या प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशनल मेथड से भी कर सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इक्वेशन को a1x + b1y + c1 की फॉर्म में लिख लिया, दोनों इक्वेशन को। ये दोनों फॉर्म होगी a1 b1 c1, a2 b2 और c2। कंपेयर करते हैं a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। इनकी सभी की वैल्यू पुट कर ली हमने। अब इसने बोला अगर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होगा, जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2 हो तो अद्वितीय हल है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा। तो वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसमें हमने बात करी थी 23-12 एक और नंबर लिया है। 23-12 का मतलब दूसरा तीसरा, पहला दूसरा,
इसी प्रकार दूसरी लाइन में तो x, y और 1 ये इनके बीच में पुट कर लिए, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड कोफिशिएंट, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट और फिर सेकंड, इसी प्रकार सेकंड के। अब आगे हमने बात करी है क्या करना, अभी जो x है ना, x अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आया, माइनस अपनी तरफ से और माइनस इन दोनों की तरफ से, तो कितना हो गया प्लस। उसी प्रकार y लिख लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, माइनस अपनी तरफ से और माइनस ये तो प्लस हो गया। इसी प्रकार इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई, माइनस अपनी तरफ से और ये प्लस है तो फिर माइनस ही आएगा। इन दोनों को सोल्व कर लिया, ये इन दोनों को सोल्व किया, ये और ये। अब ये दोनों इसके इक्वल हैं तो हमने x अपॉन 2400 इज इक्वल टू 1/6 और y बाय 180 इज इक्वल टू 1/6। तो x की वैल्यू कितनी होगी 400 और y की होगी 30, यानी कि जो मासिक भोजन का नियत व्यय या फिक्स चार्ज है वो 400 रुपये है, बाकी 30 रुपये के हिसाब से डेली का जो है व्यय या खर्च होगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या दिया है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। और दूसरी कंडीशन में दिया है यदि लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो ये 67 वर्ग इकाई जो है वो बढ़ जाएगा क्षेत्रफल या एरिया। तो हमें नहीं पता अभी उसकी लेंथ या ब्रेथ कितनी है। तो सबसे पहले तो हमने मान लिया या रेक्टेंगल या आयत की लंबाई मान ली x, चौड़ाई मान ली y। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है x और ब्रेथ कितनी है y, तो ये हमारी इतनी स्क्वायर यूनिट या वर्ग इकाई हो गया। अब हम कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। अगर लंबाई को 5 कम कर दें और चौड़ाई को 3 बढ़ा दें तो एरिया क्या बनेगा, 9 कम हो जाएगा। तो कम कर दिया 5 और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया, तो जो हमारा एरिया था वो 9 कम हो गया। तो कम का मतलब माइनस करेंगे, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू दिस। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो इससे हमने एक इक्वेशन या समीकरण निकाल ली, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरी जो शर्त है उसमें क्या है, लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। तो जो हमारा एरिया या क्षेत्रफल है ना वो 67 वर्ग इकाई बढ़ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके उसी प्रकार हमने एक इक्वेशन निकाल ली, 2x जमा 3y बराबर 61। तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो अब हमारे पास उसी प्रकार 2 लीनियर इक्वेशन या 2 रैखिक समीकरण है। अब इन इक्वेशन को हमारे पास 3 मेथड हो गए। अब तीनों में से जो भी हमें सूटेबल लगे उस मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। तो उस प्रकार हम x और y की जो वैल्यू निकालेंगे वो हमारी विमाएँ या लेंथ या ब्रेथ होगी रेक्टेंगल की। तो आज हमने 3.5 में जो वज्र गुणन विधि या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम पहले वाले 2 मेथड भी लगा के इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके जितने भी एग्जाम्पल या रिमेनिंग पार्ट है उन सभी को आप सोल्व कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।